हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे जोरदार तरीके से। तो आज हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने वाले क्लास 12th के, जो कि होगा हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले फर्स्ट इसका लेक्चर हमारा किसका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। आज के टॉपिक हमारे कुछ इस प्रकार होंगे। कॉमन हेल्थ हमारे डिजीज जितनी भी हमारे पैथोजेंस की होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बैक्टीरियल, वायरस, हेलिमेंथिस, फंगस और हमारा आ जाएगा प्रोटोजोन। ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल एकदम रख रख के बात करेंगे। हर एक चीज को मैं आपको बताने की अपनी 100% कोशिश करूंगा। देखेंगे हमारे मलेरियल साइकिल के अंदर दो होस्ट क्यों लगते हैं मलेरिया को अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। मच्छर हमें काटता है तो सिर्फ से किसके क्या फायदा होता है, हमें कौन सा नुकसान होता है। कॉमन कोल्ड जो बीमारी सबको अधिकतर फैमिलियर होगी, तो वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसमिट होती है, वो कम्युनिकेबल में आती है कि नॉन कम्युनिकेबल के आती है, इन्फेक्शियस में आती है कि नॉन इन्फेक्शियस में आती है। इसके बारे में हम सब जानेंगे आज के अंदर। एस्केरियासिस, एलिफेंथियासिस, फिलेरियासिस, ये सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए विदाउट कोई डिले आज का अमेजिंग लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बारे में। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। पहले के टाइम पे लोग क्या मानते थे, अगर हमारे स्टेट ऑफ माइंड और हमारी बॉडी अगर स्टेबल है, मतलब कि सही है, तो हम हमें आपको हेल्दी मानते थे। पर कुछ जैसे से हमारा आगे जनरेशन पर जनरेशन गया तो कुछ कुछ यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग आए, जिसके कारण बोला जाता है कि नहीं, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी अगर यहाँ पे स्टेबल भी है तो भी हमें प्रॉपर्ली हेल्दी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि और भी कुछ कुछ सरकमटेंस आते हैं और भी कुछ कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण आपको हेल्दी माना जाएगा। समझ आई बात? उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। उसके बाद हमारे विलियम हार्वे सर आए, उन्होंने डिस्कवर किया हमारे ब्लड सर्कुलेशन का। ये बात आप याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे मैंने अलग अलग पेन से लिखा गया है वो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय, हेल्थ हमारी किस किस चीज से और अफेक्ट कर सकती है उसको हम देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हमने और डेप्थ में बात की जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर, जो कि फर्स्ट हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दोनों चैप्टर के लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने चैप्टर को मिस आउट कर दिया है तो वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। डिफिशियंसी विथ विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डिफिशियंसी डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, क्या क्या है सारे डेफिनेशन, कि अगर कोई चाइल्ड का जन्म होता है या फिर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, अगर वो डिफिशियंसी के साथ बॉर्न हो रहा है, मतलब उसके अंदर बॉडी में कुछ कमी है, तो क्या होगा, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स माना जाएगा। या फिर डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, अगर वो कुछ बर्थ से कुछ डिजीज उसके अंदर आ गई है बाय द हेल्प ऑफ पेरेंट के जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट का है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज है, अगर वो बच्चे के अंदर इनहेरिटेड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, कि जन्मजात बीमारियां कुछ होती है। अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंड जन्म से ही है तो वो क्या होगा, इनहेरिटेड हो जाएगा, उसके क्रोमोसोम के हमारे पैटर्न जो रहेगा ना पेरेंट्स के, वो वहां से इनहेरिटेड हो गए हमारे पेरेंट्स से बर्थ हमारे किसके, चाइल्ड के अंदर, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये होती है हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर, कि जन्मजात बीमारियां होती है। क्लियर? दूसरा होता है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, छोटे से इन्फेक्शन से हम बीमार पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा कौन सा, हमारा राइनो वायरस। राइनो वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज हमारा क्या, कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड अधिकतर हमारे क्या होता है, इन्फेक्शन से होता है। अगर किसी घर में है, अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग उतना नहीं है तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है कॉमन कोल्ड का। क्लियर? लाइफ स्टाइल इंक्लूड फूड एंड वाटर, वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज, वी गिव टू अवर बॉडी हैबिट दैट वी हैव और लैक एक्सेट्रा। अगर हम लाइफस्टाइल हमारी ठीक रखते हैं, खाना पानी बराबर से करते, रेस्ट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। पर अगर हमारी हैबिट यहाँ बिगड़ गई, कहीं कहीं पानी उठा के पी लिया, कहीं कहीं भी कुछ भी खा लिया, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर कुछ हमारे बैक्टीरिया या वायरस रहेंगे या फिर कोई प्रोटोजोन डिजीज रहेंगी, तो वो हमारी बॉडी में इनहेरिटेड हो सकती है कहीं से। ठीक है, तो कहीं और से हमारी बॉडी में कुछ आ जाएगा तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, हेल्थ यहाँ पे इफेक्ट कर जाएगी, अफेक्ट कर जाएगी। ठीक है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का सिंपल सा मतलब ये नहीं हो कि अगर हमारा डिजीज नहीं तो हम हेल्दी है। क्लियर? मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अगर हम मेंटली और सोशल वेलबींग भी अगर ठीक है तो ये भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता हमारे हेल्थ का। इट कुड बी डिफाइंड एज, तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल। मतलब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हेल्थ को, अगर हमारे सोशल, कंप्लीट, फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिवली अगर हम चारों तरीके से क्या है, हेल्दी है, तो वो पर्सन हेल्दी माना जाएगा। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं,
व्हेन अ पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट टू वर्क, ज्यादा काम हम कर सकते हैं, ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकते हैं। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल, ज्यादा टाइम तक हम जिंदा रह सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। तीसरा, दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा अगर हम जैसे अगर एक्सरसाइज करते रहते हैं रेगुलर रेगुलर, तो हमारी बॉडी में कुछ अलग सा फील होता है, कुछ एनर्जी महसूस होती है अंदर हमारे, ठीक है। तो वो भी आती है हमारी किसके, हमारी हेल्थ के कारण ही, कि हेल्थ में अगर कुछ कुछ हम इंक्लूड करते हैं नई नई चीजें, तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी पर्सन में माना जाएंगे। हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, कैसे अचीव कर सकते हैं गुड हेल्थ, मैंने आपको बताया वही, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा टू अचीव अ गुड हेल्थ। ये तीनों चीजें हमारी क्या करनी चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, बैलेंस डाइट करना चाहिए, ताकि हम अचीव कर सके हमारी गुड हेल्थ को। दूसरा, पर्सनल हाइजीन अवेयरनेस अबाउट डिजीज, कि अगर हमें पता होगी ये डिजीज हमें कैसी हो सकती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, बच सकते हैं उस चीज से। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। तीसरा, वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली, अगर कोई वैक्सीनेशन का टाइम यहाँ पे कुछ चल रहा है, कोई डिजीज कोविड-19 की तरह था, तो प्रॉपर्ली हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, बच्चे का हो गया या फिर हमारे खुद का हो गया, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, अगर हमारे घर से कोई भी कचरा कूड़ा निकलता है उसे घर के बाजू में नहीं फेंकना चाहिए, उससे क्या हो सकता है वहां पे कोई डिजीज पैदा हो जाएगी, वो बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गया, या प्रोटोजोन डिजीज, जो मच्छर की आती है ना, मलेरिया वाली बीमारी, उससे मच्छर आ सकते हैं घर के अंदर वापस, तो काट के आपको डिजीज पकड़ेंगे। तो डिस्पोजेबल करना चाहिए हमारे वेस्ट को, जहां पे कचरा फेंका जाता है वही जाकर आपको फेंकना चाहिए, यहाँ वहां घर के बाजू में कचरा नहीं करना चाहिए, उससे भी डिजीज पैदा हो सकती है। तो ये थी हमारी कॉमन यहाँ पे डिजीज की इंट्रोडक्शन हमारी ह्यूमन हेल्थ की। चलते हमारे और आगे इसके बारे में जानते हैं अगले साइड के ऊपर। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम फिजिकली फिट रह सकते हैं, पर बाय चांस अगर आपको डिजीज हो जाती है तो वो डिजीज कौन सी है आपको हुई है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस है या फिर नॉन इन्फेक्शियस है, उसके बारे में हम देखेंगे। और देखेंगे हम डिजीज होती कैसे है हमारे अंदर, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद स्पेसिफिक सिम्टम्स, अगर हमारी बॉडी में कुछ माल फंक्शनिंग हो जाए या फिर बॉडी के पार्ट्स अगर कुछ सिम्टम्स हमें दे हमारी बॉडी, तो उसका मतलब ये है कि हमें डिजीज हो गई है। कोई भी डिजीज हो सकती है वो, अगर आप अचानक से आपको हेडेक होने लग गए, या फिर फीवर हो गया, कफ हो गया, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कहीं पेन हो रहा है कहीं बोन में या फिर कोई मसल्स में, इसका मतलब ये कि आप माल फंक्शनिंग है आपके बॉडी में, कुछ मतलब कुछ चीजें काम नहीं करी ठीक तरीके से, ठीक है, मतलब आपको डिजीज हो गई है, बॉडी हमारे सिम्टम्स देती है हमें। तो डिजीज हमारी होती है दो टाइप की, एक होती है हमारी इन्फेक्शियस जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरी होती है हमारी नॉन इन्फेक्शियस जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कम्युनिकेबल नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेट करने से डिजीज फैल सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज ही होती है, ठीक है। डिजीज विच इजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर इज नोन एज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। जो डिजीज हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ट्रांसमिट हो जाती है उस डिजीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, जिसके अंदर आता है एग्जांपल हमारा निमोनिया, टीबी, एड्स, कॉमन कोल्ड। एड्स हमारी सबसे फेटल इन्फेक्शियस डिजीज मानी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उसमें डेथ पक्का आपकी निश्चित ही होती है, ठीक है। पर ये सारी जो तीनों बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड, निमोनिया और टीबी, ये सारा क्योर कर सकता है अगर जल्दी पता चल जाए तो। कॉमन कोल्ड तो अधिकतर सबको होता ही होगा, ये हमारी सबसे इजिली कम्युनिकेबल ट्रांसमिटेड डिजीज हमारी कौन सी, हमारी कॉमन कोल्ड सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, अधिकतर हर एक पर्सन इससे क्या अवेयर हो चुका है, क्लियर। नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, नॉट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये ऐसी डिजीज जो हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं कम्युनिकेबल डिजीज की कॉमन कोड आपके सामने वाले को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल ऐसी होती डिजीज जिसके अंदर हमारे हार्ट डिजीज आते हैं, कैंसर, आयरन डिफिशियंसी एक्सेट्रा, डायबिटीज, ये सारी होती है हमारी नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको हार्ट कैंसर है सामने वाले को अचानक से नहीं हो सकता, अगर आपसे गले मिला है तो आपका हार्ट कैंसर उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आती है हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल, और ये चारों आते हैं हमारे इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल। अब ये डिजीज आती कहाँ से है, कौन इनको लेके आता है, तो उस टर्म का नाम है हमारा पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर पैथोजन। पैथोजन हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, पैथोजन में भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजन, फंजाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे टाइप क्या होता है पैथोजन जो हमारी बॉडी में डिजीज को लेके आते हैं, उसी कारण हमें क्या बोलती है बॉडी सिम्टम्स देती है हमारी बॉडी के, हमें अंदर कुछ आ गया है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुस गया है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे और थोड़ा डीप में जानते हैं हमारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजन, फंजाई जो हमारे पैथोजन है ना, उनके बारे में और जानते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा सेशन को लाइक कीजिएगा, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लिखकर। तो कॉमन ह्यूमन हेल्थ की डिजीज के अंदर सबसे पहला नंबर आता है हमारा बैक्टीरियल पैथोजेनिक डिजीज का, इसके अंदर हमारा फर्स्ट आएगा टाइफाइड, जिसको हम कहते हैं एंट्रिक फीवर, क्योंकि इसके अंदर बहुत हमें हाई और चिल फीवर होता है, इसलिए हम इसे एंट्रिक फीवर कहते हैं हमारे टाइफाइड डिजीज को। क्या होता है ये, कॉजेटिव एजेंट कौन होते हैं, सैल्मोनेला टाइफाइड की होगी कॉजेटिव एजेंट, इस बैक्टीरिया के कारण हमें टाइफाइड की बीमारी होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होती है, इन्फेक्शन कहाँ से आता है हमारे बॉडी के अंदर,
कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर विद स्पोर्स ऑफ पैथोजन। पैथोजन जो रहते हैं हमारे स्पोर्स रहते हैं हमारे किसके, हमारे सैल्मोनेला टाइफाई, हमारे जो पैथोजन है बैक्टीरियल डिजीज का सैल्मोनेला टाइफाई, जिसका हमें टाइफाइड होता है, तो उसके पैथोजन हमें फूड या वाटर के जरिए हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं? बाहर के आप लोग मोमोज चट्टी बहुत ज्यादा खाते होंगे, समोसा पकौड़ा कहीं मेरा तो अचानक से खा लोगे, पानी रखा किसी का वहीं पे रखा तो उसको पी लोगे, तो पैथोजन तो हमारे इधर घूमते रहते हैं। बैक्टीरियल हमारे सैल्मोनेला टाइफाई हो गया, फिर कोई और वायरस का हो गया, बैक्टीरियल का हो गया, तो वहां से वो चटनी वाली जो हमारी मोमोज की चटनी है, तो वहां पे क्या होता है, आप लोग ध्यान तो देते नहीं कितना हाइजेनिक बना हुआ है सारी चीजें, घर में तो आपको मिलता ही नहीं है, जैसे ना बाहर जाकर आपको खाना पड़ता है, तो बाहर की चीजें इतनी हाइजेनिक नहीं बनी होती, बैक्टीरिया तो ऐसे घूमते रहते हैं हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, तो कुछ बैक्टीरिया पानी के अंदर चले जाते हैं, कुछ हमारे फूड के ऊपर चले जाते हैं, उसी को आप खा लेते हो अचानक से, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे डिजीज हो जाएगी, किसकी, हमारे टाइफाइड की। फिर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 हफ्ते तक के यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, मतलब कि टाइफाइड के ठीक होने के चांसेस 1 से 3 वीक और सीवियर केसेस में 5 वीक तक भी हो सकते हैं। देख लिया आपका गलती का नतीजा आपने, ठीक है, बाहर के मोमोज खाने का नतीजा यही होता है, आपको टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, मोमोज हो गया, फिर कोई भी चीज हो गई, अगर वो हाइजेनिक तरीके से नहीं बनी तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब ये डिजीज जो हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट होती है, कैसे स्प्रेड होती है हमारी बॉडी के अंदर। पैथोजन जनरली एंटर थ्रू ओरल रूट बाय फूड एंड वाटर, मुंह के अंदर से हमारे पानी के जरिए, हमारे फूड के जरिए मुंह के अंदर से जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, कुछ भी फूड या फिर वाटर हमने कंज्यूम किया है, तो आपने देखा होगा स्टमक के अंदर एक HCl नाम का हमारा एसिड होता है कि हर चीज को गला देता है, खत्म कर देता है, तो बैक्टीरिया को भी इतना पढ़ा ही होगा, उसके बताया होंगे सर ने भी कि बेटा कहीं भी जाना पर स्टमक में कभी नहीं जाना, क्योंकि स्टमक के अंदर हमारा क्या होता है, HCl होता है, HCl बेटा तुमको जला के खाक कर देगा, ठीक है, तुम वहीं पे मर जाओगे। तो ये हमारा जो बैक्टीरिया होता है ना, हमारा टाइफाइड फीवर का सैल्मोनेला टाइफाई, तो होशियारी से काम लेता है, काम करता हूं मैं, स्टमक से डायरेक्टली कट लेता हूं हमारे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, माइग्रेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर प्रोलिफरेट ऑफ पैथोजन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे वैसे भी ज्यादा काम नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन का ही काम होता है हमारे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पे जाके क्या होगा, हमारा टाइफाइड फीवर माइग्रेट कर जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, स्टमक में रहेगा, स्टमक की चीजों को एब्जॉर्ब करता है ना, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के जरिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगा, भग जाएगा वहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके रह जाएगा, बोलेगा हाँ भैया यहाँ पे ठीक लग रहा है, यहाँ पे कोई एसिड एसिड नहीं, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रोलिफरेट करता हूँ, अपना नंबर बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाएगा, वहां पे पूरा बैक्टीरिया उसके अंदर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में कॉज, मतलब कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में छेद भी हो सकता है आपके टाइफाइड के कारण, ठीक है, अगर टाइफाइड बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे पहुंच गया ना, डेथ हो सकती है आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ में बी ऑकर एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन टाइफाइड इन सीवियर केसेस, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको टाइफाइड हो जाएगा। कंफर्मेशन किससे करते हैं हम, विडाल टेस्ट की हेल्प से कंफर्म करेंगे हमारे टाइफाइड हमें है कि नहीं है, इसमें अलग अलग कुछ हमारे एजेंट्स आते हैं, हमारे टाइफाइड S आता है, टाइफाइड I आता है, O आता है, तो उसको आप वहां जाके पैथोलॉजी लैब में करा सकते हैं, हमारा कौन सा, विडाल टेस्ट। अगला आएगा हमारा सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सस्टेन हाई फीवर, सस्टेन बहुत ज्यादा आपको बुखार रहेगा 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस का, वीकनेस एंड स्टमक पेन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि भाई इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना, तो इंटेस्टाइन स्टमक एकदम जुड़े हुए होते हैं एकदम आसपास डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, तो आपका पेट बहुत दर्द देगा हमारे टाइफाइड फीवर के अंदर, वीकनेस फील होगा, ठीक है, वीकनेस तो फील होगा ही, कुछ काम करने लायक आप हो गए नहीं क्योंकि फीवर इतना ज्यादा बढ़ गया है, कॉन्स्टिपेशन फील होगा आपको, हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे एंट्रिक फीवर हमारे टाइफाइड डिजीज के अंदर। आई होप कि आपको टाइफाइड एंट्रिक फीवर समझ आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सेकंड बैक्टीरिया डिजीज की तरफ हम मूव करते हैं, इसका नाम हमारा निमोनिया होता है, इसके 2 पॉजिटिव एजेंट होते हैं, याद रखिएगा आप बात को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सैल्मोनेला टाइफाई हमारा किसका था, हमारा टाइफाइड का था, उसके पीछे में टाइफाई लगा था, सैल्मोनेला टाइफाई हमारा टाइफाइड का था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारा निमोनिया का आ जाएगा। अगर आपको ऐसा अगर ट्रिक देता है एग्जामिनर, कैसे ट्रिक करेगा आपको देखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पता है उसको, निमोनिया से हम निमोनिया लगा सकते हैं आंसर में, ठीक है, पर वो आपको क्या देगा, पॉजिटिव एजेंट में हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा देगा, तो आपको याद रखना ये बात कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारे पॉजिटिव एजेंट है हमारे निमोनिया डिजीज, जो कि हमारा बैक्टीरियल पैथोजन के कारण ही होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे हमें डिजीज हो सकती है, तो अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन हमारा निमोनिया से अगर वो स्नीज भी करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स रहेंगे ना उसके अंदर से जो उड़ेंगे बाहर बैक्टीरियल फॉर्म के अंदर, उसके अंदर हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बैक्टीरिया रहेंगे, वो आपके अंदर इनहेल हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एयर, जो आप सांस लेंगे अंदर तो उससे जो ड्रॉपलेट्स से निकले इन्फेक्टेड पर्सन से वो आपके अंदर चले जाएंगे और आपको निमोनिया हो जाएगा। और इवन शेयरिंग ग्लासेस विद इन्फेक्टेड पर्सन, और इवन अगर आप जो बोलते हैं ना एक दूसरे को खाने से प्यार बढ़ता है, वैसे अगर आप यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो निमोनिया वाला पर्सन है
उसके साथ अगर आप शेयर करते हैं ग्लासेस को, उस पानी से वो भी पानी पी रहे उसी गिलास से, आप भी उसी गिलास से पानी पी रहे हो, उससे प्यार बढ़ता है बोलते हैं आप लोग, ऐसा नहीं होता, आपको निमोनिया हो जाएगा इस चक्कर में, ठीक है, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। टारगेट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर देखेंगे हम। इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वेलाई एयर फील्ड सैक ऑफ द लंग। टाइफाइड के अंदर हमारा टारगेट ऑर्गन कौन था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें क्या रहेगा हमारा एल्वेलाई, जो कि एयर फील्ड सैक होता है, जिसके कारण हम सांस ले सकते हैं, जो कि हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है, फंक्शन यूनिट होता है हमारे लंग्स का, ठीक। सिम्टम्स क्या, तो इनके सिम्टम्स क्या होंगे। एज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। जो हमारे एल्वेलाइज रहेंगे उनके अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा फ्लूइड भर जाएगा, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन के चक्कर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे लंग बनाए दो, ये हमारा निमोनिया वाले पर्सन का लंग है और ये हमारे नॉर्मल पर्सन का लंग है। देख सकते हैं यहाँ पे सारी एल्वेलाई क्या एकदम बिल्कुल हेल्दी है, एकदम रेस्पिरेशन के लिए तैयार है। जबकि ये निमोनिया वाले लंग को आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमारी जो एल्वेलाई है पूरी फूल गई है, मतलब इसके अंदर पूरा फ्लूइड है वो फिल हो गया है, मोटी हो गई है, इससे सांस लेने में भी दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन की जगह ही नहीं है। यहाँ पे एक्सचेंज कहाँ से होगा गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा हमारे ऑक्सीजन से, यहाँ पे होता है ना, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिलीज होता है, तो यहाँ पे सरफेस ही नहीं है, तो इसके चक्कर में क्या होगा, रेस्पिरेशन में आपको दिक्कत जाएगी, सांस लेने में दिक्कत जाएगी, और तो और फीवर विद चिल, आपको फीवर होगा विद चिल, कफ एंड हेडेक, कफ और हेडेक होगा, बहुत ज्यादा सर दर्द देगा आपको, बुखार भी हो सकता है, ठीक है। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन, जो आपके लिप्स और हमारे फिंगर नेल्स है ना वो ग्रेश कलर के हो सकते हैं, ग्रे कलर के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 5 days। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कब से कब तक हमारे निमोनिया रह सकता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 5 days तक, लगभग 1 to 5 days और 1 वीक ले लीजिए आप, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये होती है हमारी बैक्टीरियल डिजीज, एक तो आ गई हमारी कौन सी, टाइफाइड, दूसरी आ गई हमारे निमोनिया। आई होप कि आपको दोनों बैक्टीरियल डिजीज समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा पैथोजन वायरस, जो कि हमारा कारण होता है हमारे डिजीज कॉमन कोल्ड के लिए, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट आता है हमारा राइनो वायरस। इसके आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, अधिकतर कभी ना कभी तो आपको होता ही होगा कि बारिश अगर आप कहीं भीग गए या फिर किसी और को आपके घर में कोल्ड है, आपको उससे कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो ये हमारी सबसे कॉजेटिव एजेंट हमारा राइनो वायरस बहुत ज़्यादा इजिली ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। कैसे, चलिए उसको देखते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इनका, हेल्थी पर्सन एक्वायर्ड इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट रिलीज फ्रॉम infected person either inhaled directly or transmitted through contaminated object like pen, book, cup, doorknob, etc. etc. कि अगर आपके घर में किसी को भी कॉमन कोल्ड होता है तो आपको अचानक से कॉमन कोल्ड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्पीड से फैलता है। ट्रांसमिट कैसे होता है, अगर वो स्नीज भी करते हैं उसके ड्रॉपलेट बहुत अलग अलग जगह पे उड़ते हैं, अगर आपके उसमें कांटेक्ट में अगर आप आ गए एयर के तो आप उसको इनहेल कर लेते हैं, तो उससे आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। और तो और ये कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी डिजीज जो हमारी फैलती है, कौन सी वायरस के कारण होती है, हमारी कॉमन कोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, सर्दी खांसी कहते हैं। तो ये अधिकतर हमारी कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट रहते हैं, कप हो गया, बुक, पेन, पेंसिल हो गया, डोरनॉब हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, मोबाइल, किसी से भी फैल सकती है। बहुत ज्यादा हमारी स्पीड में फैलती है, हमारी कौन सी वायरस के कारण होती है, राइनो वायरस के कारण। सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फेक्टेड द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो लंग्स भी ना लेते हैं इसके अंदर, कि उन्हें लगता है कि लंग्स तक के पूरा हमारा कंजेशन हो जाता है, मतलब कि जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है ना वो लंग्स तक नहीं जाता, जो नोज से लेकर सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है ना, सिर्फ वही तक के हमारा कॉमन कोल्ड होता है, उसके अंदर लंग्स तक इसका कोई रास्ता नहीं होता, ठीक। इन्फेक्टेड नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज ओनली बट नॉट द लंग्स। समझ आई आपको बात। दूसरा, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, आपकी नाक बंद हो जाती है, एकदम कंजेशन लगता है, मतलब सांस लेने में ऊपर नीचे दिक्कत जाती है, कंजेशन होता है नोज का। सोर थ्रोट, गला बैठ जाता है, अधिकतर से आवाज आती है कि एकदम सर्दी खांसी ज्यादा बढ़ जाए तो। कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, कुछ करने का मन नहीं करता, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, कफ निकलता है बॉडी से, मतलब क्लीनिंग करता है पूरा हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज और नोज का, कौन, हमारा कॉमन कोल्ड। होना भी जरूरी है, पर ज्यादा अगर टाइम तक हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इसके लिए। कॉमन कोल्ड का हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कब से कब तक होता है, 3 to 7 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। समझ आई आपको बात। तो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ हमारी एक ही डिजीज जो कि हमारे वायरस के कारण होती है, कॉमन कोल्ड। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सेशन में अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड पैथोजेनिक डिजीज की तरफ, जो कि होती है हमारे प्रोटोजोन्स के कारण। फर्स्ट डिजीज आती है हमारी प्रोटोजोन वाली, एमोबोइसिस। एमोबोइसिस का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, एमोबोइक डिसेंट्री, जो कि इसका कॉजेटिव एजेंट होता है हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कॉजेटिव एजेंट और सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड, कहाँ पे टारगेट ऑर्गन होता है,
ये चारों चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए या फिर हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या क्या उसके अंदर आता है। तो आप क्लियरली ध्यान सुनिएगा लेक्चर को, मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको, और फिट करने की और उसको याद करने की कोशिश करिएगा लेक्चर के अंदर ही, ताकि आपको बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होता है, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि लेक्चर के अंदर ही आपको सारी चीजें याद हो जाए। क्लियर? टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है इसमें? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा साइट आता है इसका, कौन सा? टारगेट ऑर्गन हमारा एमोबोसिस का। और किस में आता है? हमारा टाइफाइड में आता है। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है हमारे डिजीज का? हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। इसमें हमारी हाउस फ्लाई होती है ना, मक्खी, वो इसमें काम करती है मैकेनिकल कैरियर की तरह। सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे फीसेस के ऊपर जाएगी और वहां से कलेक्ट करेगी पैरासाइट्स को टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, देयर बाय कॉन्टेमिनेटिंग देम। और वहां से कॉन्टेमिनेट कर देगी आपके फूड या फूड प्रोडक्ट के ऊपर, वहां से फीकल मैटर के ऊपर जाएगी हमारे इन्फेक्टेड पर्सन के, वहां से घूमेगी इधर उधर, फिर वहां से आपके जो हेल्दी फूड रहेगा जो आपके घर में प्रिपेयर है उस पर आके बैठेगी, तो वहां पे प्रोटोजोन फैला देगी और चले जाएगी अपना काम करके। वो फूड फिर आप खाओगे, ठीक है, तो आपके अंदर क्या चले जाएगा? प्रोटोजोन चले जाएगा, तो उससे आपको डिजीज हो जाएगी कौन सी? एमोबोसिस की। क्लियर? ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वही हमारा हाउस फ्लाई से भी काम करेगा, कोई भी फूड रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, उसके पास जाएगी, वहां पे प्रोटोजोन फैला देगी, उसको अगर आप पानी पी लेते हैं या फिर वो फूड को खा लेते हैं तो उससे प्रोटोजोन हमारी बॉडी के अंदर चले जाएगा। और बॉडी में कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में तो रह नहीं सकता, वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट तो ज्यादा रहता है HCl के कारण, तो ब्लड स्ट्रीम से क्या करेगा? वो हमें इंटेस्टाइन में चले जाएगा डायरेक्टली, तो वहां पे क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाएगा कि वहां का इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा रहता है, वहां से एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना हमारा, इसीलिए। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, बहुत सारा एब्डोमिन में चेन देगा आपको, क्रैम्प्स हो जाएंगे, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। जो हमारा स्टूल पास होगा ना, जो फीकल मैटर पास होगा, वो बहुत ज्यादा म्यूकस के कारण होगा, क्योंकि वहां पे पूरा हमारा एमीबियोसिस डिसेंट्री, पूरा वॉल जो रहती है अंदर की इंटेस्टाइन उसको खराब कर देगा हमारे प्रोटोजोन वाला। दूसरा हमारा ब्लड क्लॉट से हमारा फीकल मैटर कभी कभी पास होता दिखाई देगा, जिससे इन्फेक्टेड रहते हैं पर्सन और बहुत ज्यादा सफर करते हैं इन सारी चीजों से। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखनी है प्रोटोजोन डिजीज के अंदर, या फिर सारे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगल डिजीज के अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन याद रखना है, सिम्टम्स याद रखना है और इन्फेक्शन याद रखना है, और मेन इसका कहाँ पे हो रहा है? टारगेट ऑर्गन। बाकी आपको उतने कुछ याद नहीं रखना है, वैसे तो कुछ बचता ही नहीं वैसे तो याद करने का, पर मेन आपको इसका सिम्टम और कॉन्स्टिपेशन याद रहना चाहिए और ये कैसे फैलता है, इससे आपका क्वेश्चन बच जाएगा, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड डिजीज हमारे चलते हैं मलेरिया की तरफ, जो कि मोस्ट डेडली हमारी डिजीज मानी जाती है हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर हो गया, वर्ल्ड के अंदर हो गया, बहुत ज्यादा मलेरिया के कारण हमारे पेशेंट मरते हैं, तो उसके बारे में चलते हैं, अगले साइड के ऊपर जानते हैं उनके बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज की तरफ, जो कि हमारी मलेरिया होती है। अ टाइनी प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। ये हमारा एक छोटा सा प्लाज्मोडियम होता है, एकदम छोटा सा हमारा प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोन का टाइप, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मलेरिया नामक डिजीज के लिए। बहुत भयानक ही बीमारी है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, बहुत सारे टाइप के हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के यहाँ हमारे लिखे हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। सबसे खतरनाक है तीनों में से होता है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी फेटल। ये हमारा खतरनाक बहुत ज्यादा होता है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, मलेरिया का एक टाइप होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर आता है। Sir Ronald Ross, doctor in Indian Army, established that malaria parasite is transmitted by bite of female Anopheles mosquito and he got a Nobel Prize. हमारे सर रोनाल्ड रोज थे, उन्होंने बताया था कि वो इंडियन आर्मी में कहते डॉक्टर थे, ठीक है। उन्होंने ढूंढा था कि मलेरिया जो होता है हमारे किस पैरासाइट के कारण होता है, ढूंढ लिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। वो भी प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट किसके जरिए होता है? हमारा फीमेल एनोफिलिस होता है या फिर मेल एनोफिलिस होता है। तो उन्होंने बताया कि बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, की मेल हमारे बाइट नहीं करते, ठीक है, फीमेल ही हमेशा हमारी बाइट करती है। ट्रांसमिट होता है हमारे बाइट करने से किसके? फीमेल एनोफिलिस के। हमारा कौन सा डिजीज? मलेरिया। कौन फैलाता है? हमारा टाइनी प्रोटोजोन, जो कि होता है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक, यहां तक होता है हमारा मलेरिया का थोड़ा ओवरव्यू। इसका हम चलते हैं मलेरिया का थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं कि मलेरिया कैसे हमारी बॉडी में आता है, ऐसे हमारी बॉडी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो ध्यान से आप सुनिएगा। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी स्पोरोजोइड, infectious form through the bite of infected female anopheles mosquito। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होगी जिसके अंदर हमारा सैलिवरी ग्लैंड के स्पोरोजोइड्स होंगे उनके फॉर्म के अंदर। स्पोरोजोइड्स क्या होता है हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? स्पोरोजोइड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे क्या होता है? टाइनी प्लाज्मोडियम के रूप, अगले रूप में होता है हमारा स्पोरोजोइड, मैच्योर फॉर्म में। वो हमारा एंटर करता है प्लाज्मोडियम के रूप में हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर और फैलाता है वहां पे इन्फेक्शन। समझ आया आपको फर्स्ट टर्म। सेकेंड, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। सबसे पहले जो हमारा स्पोरोजोइड है वो हमारे कहां पे जाएगा? लीवर सेल तक जाएगा।
ब्लड स्ट्रीम से सबसे पहले जाएगा लीवर सेल तक, लीवर में जाएगा, लीवर के सेल को डिफेक्ट करेगा एंड देन अटैक द आरबीसीज रेड ब्लड सेल रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। लीवर सेल से निकल क्या होता है हमारे स्पोरोसाइट हमारे आरबीसीज पे मतलब रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर कि रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन कंपाउंड के कारण। हीमोग्लोबिन कंपाउंड क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंपाउंड के अंदर हमारा हीम और ग्लोबिन दो अलग अलग पार्ट होते हैं। हीम पार्ट रहेगा हमारा आयरन कंटेनिंग पार्ट, ग्लोबिन रहता है हमारा प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट। ये स्पोरोसाइट्स क्या करते हैं, वो हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन को तोड़ने की कोशिश करते हैं दोनों के बीच का बॉन्ड। अब ग्लोबिन पार्ट तो प्रोटीन है, वो तो ऐसे डाइजेस्टेबल हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा, पर जो हीम पार्ट होता है वो डिग्रेडेबल नहीं हो पाता ठीक तरीके से, तो इसका नेचर खराब हो जाता है क्योंकि हमारा ग्लोबिन पार्ट तो उन्होंने खराब कर दिया। तो क्या होता है उसके बाद द रप्चर ऑफ आरबीसी, वो रप्चर कर दिया, आरबीसी का नेचर खराब कर दिए, इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। हीमोग्लोबिन हट गया, हीमोजोइन बन गया, मतलब एक टॉक्सिक मटेरियल बन गया हमारे आरबीसी के अंदर, जिसके कारण क्या होता है आरबीसी का नेचर खराब हो जाएगा और फटने लगेगी, ठीक है, खराब हो जाएगा नेचर उसका। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। समझ लिया आपको मलेरिया हो गया तो क्या होगा यहाँ पे आपको हाई एंड चिल फीवर रहेगा। कैसे रहेगा, हर 48 से 72 आवर्स के बीच में आपको फीवर आएगा, चिल विद फीवर आएगा। एक दिन ठीक रहेगा, दूसरे दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन एकदम भयानक फीवर आ जाएगा, चौथे दिन पांचवें दिन ठीक रहेगा, छठवें दिन फीवर आ जाएगा। तो ये हमारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे किसके, मलेरिया डिजीज के। उसके बाद क्या होगा, when female anopheles mosquito bite an infected person, जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइंड करती है, दिस पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो वहां पे क्या होता है, वहां से पैरासाइट आते हैं हमारे किसके अंदर, हमारे मॉस्किटो के गट के अंदर, और वहां कुछ फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसको हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड के ऊपर। पूरा मैं विजुअलाइजेशन करके दिखाऊंगा पूरा डायग्रामेटिक व्यू से कि लाइफ साइकिल होता है मॉस्किटो का कैसे काम करता है। तो फर्दर डेवलपमेंट क्या करेगा, हमारा स्पोरोजोइड रहेगा, वहां से आएंगे इन्फेक्टेड पर्सन से, और कुछ फर्दर डेवलपमेंट होगा हमारे गट में, हमारे किसके, हमारे मॉस्किटो के, फीमेल एनोफिलिस के। उसके बाद क्या होगा, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड दैट दे आर स्टोर इन द सेलेवरी ग्लैंड। उसके बाद ये पैरासाइट यहाँ से लिए इन्फेक्टेड पर्सन से, हमारे किसी ने, फीमेल एनोफिलिस ने, गट में कुछ की डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जो हमारे मैच्योर स्पोरोजोइड थे ना, वो स्टोर हो गए हमारे सेलेवरी ग्लैंड के अंदर, किसके, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड के अंदर। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, जब फिर से कोई हेल्दी पर्सन को फीमेल एनोफिलिस काटेगी, द स्पोरोजोइड्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हर बॉडी। तो जो हमारे सेलेवरी ग्लैंड के अंदर से स्पोरोजोइड्स है हमारे एक्टिवली, वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे हेल्दी पर्सन के अंदर, और वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा हमारे किससे, मलेरिया से, और फिर से ये पूरा साइकिल जो हमारा चलने लगेगा। ये हमारा थ्योरेटिकल व्यू था हमारे मलेरिया का, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर कुछ आपको डाउट है तो पेशेंस रखिएगा कि मैं समझा रहा हूं, आपको समझना ऐसा तो हो नहीं सकता, बस आप यहाँ पे पेशेंस रख के सुनिएगा, ठीक है, सुनने वाले बनिएगा, पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं इसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में, पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में, कि हमारा मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है। ये तो हमने थ्योरेटिकल व्यू देख लिया, इसको हम डायग्रामेटिक व्यू के अंदर भी देखते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट करते हैं, ये पूरा हमारा लाइफ साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का। देखते हैं कैसे कैसे हमारे पूरे मलेरिया प्रोटोजोन को पूरा फैलाता है हमारे बॉडी के अंदर और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो रहेगी, जो इन्फेक्टेड नहीं है पर्सन, हेल्दी पर्सन को वो बाइट करेगी। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ऐसे ही बाइट करेगी, सारे के सारे जो प्रोटोजोइड रहेंगे हमारे रिच कर जाएंगे लीवर पे, हमारे कैसे, ब्लड स्ट्रीम के जरिए। ब्लड स्ट्रीम की वजह से जो हमारे इसके अंदर स्पोरोजोइड्स आए हैं हमारे ह्यूमन के अंदर, वो चले जाएंगे हमारे लीवर के अंदर, लीवर के पास चलेंगे, क्योंकि लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है बहुत मात्रा में। अब भैया वो स्पोरोजोइड्स आए हमारे किसके, मॉस्किटो सेलेवरी ग्लैंड के अंदर से, उन्हें खाने के लिए तो कुछ दो, रह कैसे पाएंगे वो, तो डायरेक्टली भागते हैं हमारे लीवर की तरफ। लीवर के अंदर क्या होता है, बहुत मात्रा में ग्लूकोज होता है, तो वहां जाके क्या करेंगे, मैं नंबर बढ़ाएंगे पहले तो। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। क्या करेंगे, पहले अपना नंबर बढ़ाएंगे, कुछ खा पी लेंगे वहां पे ग्लूकोज वूकोज, फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे शो करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 to 8, ऐसे पूरा नंबर बढ़ाते जाएंगे अपना, और फिर क्या करेंगे, बर्स्ट कर जाएंगे हमारे सेल्स को, उसके बाद हमारे रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। ये हमारे लीवर की सेल है, देख सकते हैं यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है एसेक्सुअल, फिर किसी लीवर के सेल के अंदर घुस गए, वहां पे अपना नंबर बढ़ा रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फिर फूट के चले जाएंगे हमारे किसके अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, bursting the red blood cells and causing cycle of fever and other symptom. Parasite infect the blood. फिर क्या होगा, लीवर से जैसे वो पैरासाइट घुसेगा आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वहां पे भी अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ाएगा। आखिरी में क्या होगा, आरबीसीज के अंदर पूरा नेचर जो है वो खराब कर देगा उसका। क्यों खराब कर देगा, आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल होता है, क्यों होता है रेड, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है।
हीमो और ग्लोबिन, दो प्रोटीन से मिलकर हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। हीमो जो रहता है हमारा आयरन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है, ग्लोबिन रहता है हमारा प्रोटीन कंटेनिंग। अब प्रोटीन तो वह आराम से डिग्रेडेबल कर सकते हैं, पर आयरन कंटेनिंग को नहीं कर पाते, पर उसका नेचर थोड़ा खराब कर देते हैं। तो जो हमारा हीम पार्ट रहता है वो हमारा हीमोजोइन, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है ना, वो आरबीसी के अंदर पैदा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होती है, आरबीसी बर्स्ट हो जाती है। और ये बर्स्ट होने के कारण क्या होता है, चिल विद फीवर यहाँ पे हमारा चालू हो जाता है, कॉजिंग ऑफ फीवर साइकिल। ठीक है, जैसे हमारे आरबीसी बर्स्ट होगी, यहाँ से हीमोजोइन टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होगा हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में। वही के कारण क्या होगा, कॉजिंग ऑफ साइकिल ऑफ फीवर। इसके कारण हमें 48 टू 72 आवर्स के बाद हमारे क्या आता है, फीवर चढ़ता है, हमको चिल विद फीवर होता है एकदम। पैरासाइट इन्फेक्ट द ब्लड, पूरा ब्लड को क्या करेंगे, पूरा खराब कर देंगे हमारे जिस पेशेंट का रहेगा ये। अब जो हमारे पैरासाइट है वो मैच्योर हो चुके हैं, अब वो जाएंगे वापस से आरबीसी के अंदर, जिनका मेगा स्टेज रहेगा वहां आरबीसी के अंदर जाएगा, और वहां पे हमारा सेक्सुअल स्टेज काम करेगा, मतलब कि गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा। तो यहाँ पे बन के हमारा मेल और फीमेल गैमेट, ये हो गए हमारे गैमेटोसाइट्स। अब फिर क्या होगा, एक हमारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसको इन्फेक्शन रहेगा ना ये मलेरिया का, जो पैरासाइट्स के अंदर रहेगा स्पोरोसाइट्स का, वो वाले को क्या करेगी, बाइट करेगी उस इंसान को। फीमेल एनोफिलिस टेक अप गैमेटोफाइट विद ब्लड मील, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसको फीमेल एनोफिलिस फिर से बाइट करेगी, और वहां से क्या लेगी, ब्लड स्ट्रीम की वजह से क्या लेगी, गैमेटोफाइट उनके मुंह में चले जाएगा। मुंह में से कहा जाएगा, गट के अंदर जाएगा, पेट में चले जाएगा ना मॉस्किटो के। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन आया है नीट में 2 बार, और एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड के। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आप ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हमारा टेक प्लेस इन द फीमेल मॉस्किटो गट, नॉट द सैलिवरी ग्लैंड, नॉट इन अदर पार्ट ऑफ द मॉस्किटो बॉडी। ठीक है, गट में ही होता है, कहीं नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया है, बार बार आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ, और आगे जाके फिर क्या करेंगे, मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजॉइड एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। जैसे ही डेवलप हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, यहाँ कहां से, हमारे सैलिवरी ग्लैंड के अंदर है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के। उसके बाद जो मैच्योर स्पोरोजॉइड्स रहेंगे, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड आर इंजेक्टेड विद द बाइट। अब जब हमारे हेल्दी स्पोरोजॉइड हमारे सैलिवरी ग्लैंड के अंदर हमारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के, तो अब वो जाएगी हेल्दी पर्सन को फिर से बाइट करेगी, और फिर से ये साइकिल जो है वो वापस चलने लगेगा, और इससे क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है वो हमारा मलेरिया से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको साइकिल समझ आया होगा। एक बार फिर से प्रीकैप करते हैं इसको। सबसे पहले मॉस्किटो क्या करेगी, फीमेल एनोफिलिस किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, उससे क्या होगा, स्पोरोजॉइड्स रहेंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम से लीवर सेल तक चले जाएंगे। लीवर में ही क्यों जाएंगे, कहीं और क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को वहां पे खाए पिएंगे, तगड़े हो जाएंगे। उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे हमारे पास पैरासाइट, और अपना नंबर बढ़ाएंगे। कोई भी लीवर के सेल के अंदर घुस जाएंगे, वहां पे अपना नंबर बढ़ाएंगे, और बर्स्ट करके फिर चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम के फ्लो की वजह से जाएंगे वो आरबीसी के अंदर, एक सिंगल आरबीसी के अंदर चले गए, वहां पे क्या करेंगे, शो करेंगे अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, अपना नंबर वहां पे बढ़ाएंगे। और आरबीसी का जो नेचर है ना, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, आरबीसी क्यों होती है हमारे रेड कलर की, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन पार्ट। हीम होता है हमारा आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ग्लोबिन होता है हमारा प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड। तो प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, आयरन कंटेनिंग थोड़ा नेचर खराब कर देते हैं। तो खराब नेचर के कारण वो हमारा हीम पार्ट रिलीज करता है टॉक्सिक मटेरियल हीमोजोइन, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी का नेचर पूरा का पूरा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है हमारा आरबीसी, ब्लड स्ट्रीम में पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पे टॉक्सिक रिलीज कर देता है, जिसके कारण हमारा फीवर साइकिल चालू हो जाता है, जिसमें 72 आवर्स टू 40 आवर्स के बीच हमें अचानक अचानक बुखार आता है, वो भी चिल विद फीवर। क्लियर। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, डबल से वो आरबीसी के अंदर जाएंगे, जो मैच्योर स्पोरोजॉइड रहेंगे, वापस से जाएंगे हमारे आरबीसी के अंदर, वहां पे सेक्सुअल स्टेज शो करेंगे, गैमेटोसाइट्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे फीमेल और मेल, वो चल जाएंगे हमारे गैमेटोसाइट्स सेक्शन के अंदर। गैमेटोसाइट्स फॉर्मेशन के बाद अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड वहां पे पर्सन को बाइट करती है, इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनोफिलिस बाइट करती है, तो वहां पे क्या होगा, ये जो हमारे गैमेटोफाइट बने हैं वो उनके माउथ से कहां चले जाएगा, उनके गट के अंदर चले जाएगा, मेल और फीमेल दोनों गैमेट। वहां पे होगा हमारा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। गट में होता है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, किसका, हमारे स्पोरोजॉइड मैच्योर वाले का, मेल और फीमेल गैमेट का। मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजॉइड एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द सैलिवरी ग्लैंड। जैसे ही वो डेवलपमेंट फर्दर कंप्लीट हो जाएगा, वहां से वो माइग्रेट हो जाएंगे हमारे मैच्योर स्पोरोजॉइड सैलिवरी ग्लैंड हमारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के। उसके बाद अगर वो फिर से किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, किसी हेल्दी ह्यूमन को काटती है, तो उसके अंदर भी स्पोरोजॉइड ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर से उसको क्या हो जाएगा, साइकिल स्टार्ट, पर्सन हो जाएगा हमारा किससे ग्रसित, मलेरिया नामक बीमारी से, जो कि होती है हमारे छोटे से हमारे टाइनी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण।
आई होप कि आपको समझ आया होगा हमारा प्लाज्मोडियम का साइकिल। अगर आपको समझ आ गया सब कुछ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे कुछ और पॉइंट्स के ऊपर, मलेरिया के बारे में जानते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। ये कुछ पॉइंट है हमारे कि हम कैसे मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, रेप्लिकेंट एंड क्रीम, मतलब कि रेप्लिकेंट और हमारा क्रीम और मॉस्किटो नेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे एंटी मलेरिया ड्रग होते हैं, कौन कौन से, क्यूनिन एंड क्लोरोक्यूनिन एक्सेट्रा। यूज ऑफ मलेरिया लार्वल किलिंग फिश, गप्पी एंड गंबूसिया। गप्पी और गंबूसिया से क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर भी हमारे एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर और हमारे वन वर्ड के अंदर बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे हमारे फिशेस होते हैं जो कि मलेरिया लार्वा को किल कर लेती है, खा लेती है, तो उसको हम पॉन्ड के अंदर छोड़ सकते हैं ताकि उनके जो लार्वा है वहीं पे खत्म हो जाए, मलेरिया डिजीज हमें हो ना पाए। तो उसमें आती है हमारी गप्पी और गंबूसिया फिशेस के नाम। अब हम बात करते हैं पैथोजन हेलिमेंथस के बारे में। इससे होती है हमारी दो डिजीज, कौन कौन सी, एस्केरियासिस और हमारी फिलिरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस क्या होती है, कॉस्टिव एजेंट इनका होता है एस्केरियासिस लुम्ब्रिकेट्स, जो कि कॉमन राउंड वॉर्म हमारे पाया जाता है। ये हमारे एनिमल किंगडम के अंदर बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्लास 11 का टॉपिक है एस्केरियासिस राउंड वॉर्म का, वो ज्यादा से वहां पर हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे बीमारी के बारे में जानना है उनके, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। क्लियर, जैसे हम राउंड वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएगा टॉपिक। तो इनका कॉस्टिव एजेंट एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है, याद रखिएगा आप। इट इन्फेक्ट एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये हमारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। सिम्टम्स इसका क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल इंटरनल ब्लीडिंग इसमें होती है। मस्कुलर पेन, बहुत मस्कुलर पेन होगा, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, वॉमिटिंग एक्सेट्रा और डायरिया। ये सारी सिम्टम्स आते हैं हमारे किसके, एस्केरियासिस के लिए। चिल हमारा फीवर रहेगा, अनीमिया हो सकता है आपको, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो हमारा इंटेस्टाइनल पैकेज रहेगा ना वहां पे क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज रहेगी। क्यों, एस्केरियासिस पैरासाइट क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर बढ़ाएगा अपना, एक्स क्या होता है डिपॉजिट कर देगा फीकल मैटर के पास। तो उससे क्या होगा, फीकल मैटर भी बाहर जा नहीं पाता और वो जाता भी है ना तो ब्लड क्लॉट्स के साथ जाता है बाहर। बहुत मतलब मुश्किल आती है उस टाइम एकदम, वहां जो पेशेंट से ग्रसित रहता है एस्केरियासिस से, बहुत भयानक उनकी कंडीशन रहती है। उनको इतना इंटेस्टाइनल यहाँ पे पेन रहता है, उनको इतना यहाँ पे हमारा मस्कुलर पेन और हमारा क्या रहता है इंटेस्टाइनल पेन रहता है, बता नहीं सकते बेचारे वो। The egg of the parasite are excreted along with the feces of the infected person। मैं आपको बताया वही बात अभी कि पैरासाइट जो रहेगा उनके एग के साथ वो एक्सक्रीट करेगा हमारे फीकल मैसेज को, जो इन्फेक्टेड पर्सन से होगा। इट कॉन्टेमिनेटेड थ्रू द वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा। आपने बहुत बार देखा होगा फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल हो गया कोई, वाटर के अंदर छोटे छोटे बहुत बहुत व्हाइट कलर के दाने रहते हैं। तो वो दाने नहीं रहते हमारे एस्क्रेस क्या रहते हैं, वो एग्स रहते हैं। अगर गलती से हमने उसे खा लिया या फिर पी लिया पानी की वजह से, या फिर वेजिटेबल फ्रूट डायरेक्टली हमने खा लिया बिना धोए उसको, तो क्या होगा, उसे हमारे एस्क्रेस क्या हो जाएगा, पैरासाइट जो रहेगा हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा और हमें डिजीज हो सकती है हमारे एस्क्रियासिस की। फिर देख सकते हैं हमारा हाल क्या क्या हो सकता है हमारे अंदर। ठीक है, इसीलिए हमें कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट या फिर कोई भी खाने की चीज को अच्छे से वॉश करके धो धुआ के खाना चाहिए, उसको उबाल खाना चाहिए। ठीक है, वाटर भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं उसको, तो वो ध्यान से देखना चाहिए वाटर कहाँ से आ रहा है, प्यूरिफाइड है कि नहीं है। वेजिटेबल या फ्रूट भी अगर आप खा रहे हैं तो उसको भी ध्यान से चेक करके खाइएगा, उसके कारण आपको एस्क्रिस हो जाए। समझ आई आपको बात। दूसरा हम पढ़ते हैं हेलिमेंथिस, हमारे फिलिरासिस, एलिफेंथियासिस। इसके दो नाम है, एलिफेंथियासिस क्यों नाम दिया है उसको हम बताऊंगा आगे। इसका मेन नाम हमारा फिलिरासिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि होता है हमारा वोचेरिया द फिलेरियन वॉर्म के कारण। ये दोनों देख रहे, एक हमारे राउंड वॉर्म है, दूसरी हमारे फिलेरियन वॉर्म है। यहाँ पे एग्जामिनर को ट्रिकी कर सकता है कि फिलिरासिस एस्केरियासिस में से हमारा राउंड वॉर्म कौन सा होता है, कौन सी डिजीज हमारे राउंड वॉर्म कारण होती है, तो वो आ जाएगा हमारा एस्केरियासिस। फिलेरियन वॉर्म पूछेगा तो आ जाएगा हमारा फिलिरासिस। ठीक है, एफ से याद कर सकते हैं और ए आर से आप याद कर सकते हैं, इसको समझ आई बात। कॉस्टिव एजेंट इज वोचेरिया ब्रोंकिफिटी एंड वोचेरिया मलाई। इनके दो हमारे क्या होते हैं, कॉस्टिव एजेंट होता है, एक तो हमारा वोचेरिया ब्रोंकिफिटी, दूसरा हमारा वोचेरिया मलाई। ठीक है, causes a slowly developing chronic inflammation of the organ, usually lymphatic vessel of the lower limb and also including scrotum genital organ। इसमें क्या होता है डिजीज के अंदर, जिसका पैरासाइट रहता है फिलेरियन वर्म का, वोचेरिया ब्रोंकिफिटी, वोचेरिया मलाई, वो हमारे अंदर आ जाता है अचानक से। वो कैसे ट्रांसमिट होता है उसको हम देखेंगे पहली बात तो ये जो हमारा पैरासाइट होता है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो लोअर बॉडी के पाए जाते हैं उसके अंदर ही क्या करता है, डेवलप होने लगता है धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम लगता है उसको डेवलप होने में, 5 से 6 साल बाद हमें दिखाई देता है। ठीक है, बहुत पहले आ चुका होगा पैरासाइट के अंदर, पर वो डेवलप धीरे धीरे होता है और आपको धीरे धीरे नजर आता है, अचानक से नजर नहीं आता, धीरे धीरे नजर आता है। तो क्या करेगा, लोअर लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, वहां पे डेवलप होना स्टार्ट करता है। लोअर लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लोअर लिम्ब जो हमारे पैर होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, स्क्रोटम हो गया, फीमेल में वजाइनल वॉल हो गया, ऐसे कुछ। तो ये सारी चीजें वहां पे क्या होती है, डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है हमारे लोअर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि वहां पे जो फ्लो होता है ना लिम्फेटिक फ्लूइड का, बहुत आराम से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है।
तो ये हमारा पैरासाइट आराम से वहाँ पे ग्रो कर सकता है, तो इसलिए चले जाता है हमारे लोअर लिम्ब के पास और वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में वो ग्रो करता है। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट के कारण ट्रांसमिट होती है डिजीज हमारे हेल्दी पर्सन के अंदर, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से। देख सकते हैं हर जगह यहाँ पे मक्खियाँ, देख सकते हैं आप हर जगह पे फीमेल क्यूलेक्स की बात हो रही है, वहाँ फीमेल एनोफिलिस की बात हो रही थी। बेचारे यहाँ पे मेल कुछ नहीं करते, हमेशा फीमेल ही कुछ ना कुछ करती है, ठीक है। रिम्बल विद द लेग ऑफ एलिफेंट, इससे क्या होगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो जैसे इस पे काटेगी ना तो पैरासाइट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। उनके सेलेब्री ग्लैंड उसके अंदर ह्यूमन के अंदर ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाएगा किससे, हमारा फिलियराइसिस से। तो क्या करेंगे, डेवलप होगा धीरे धीरे कोरोनिक इन्फ्लेमेशन होगा लोअर लिम्ब के अंदर, हमारे लोअर लिम्ब हमारे जेनेटल ऑर्गन क्या करेगा, धीरे धीरे फुलाने लग जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा अजीब टाइप से, बिल्कुल हाथी पाव जैसे दिखने लगेगा। लिखा है यहाँ पे रिम्बल विद द लेग ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के लेग की तरह का लेग दिखने लग जाएगा नीचे साइड से, इसलिए डिजीज को हम कहते हैं एलिफेंथियासिस। क्लियर हुई बात आपको? आई होप कि आपको एलिफेंथियासिस दोनों टॉपिक हमारा समझ आया होगा। इसका हम चलते हैं लास्ट हमारे पैथोजन के ऊपर, जो कि हमारा फंगस के कारण होता है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पैथोजन फंजाई के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है। तो यहाँ पे हमारी एक मोस्ट हमारी सिंपल एक कॉमन डिजीज है हमारे रिंगवॉर्म की। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों जेनेरा को आपको याद रखना है कि किससे क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, ठीक है। ये हमारे रिंगवॉर्म के कारण होता है, रिंगवॉर्म डिजीज होती है उसके कारण ही होता है। मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज appearance of dry scaly lesion on various part of the body such as skin, nails and scalp। मतलब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जहां पे भी ड्राई स्कैल्प होगा या फिर लेजिन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब सूखा एकदम ड्राई रहेगा हमारी बॉडी पे जगह, या फिर ऐसे रहेगा कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर है हमारे कहाँ पर स्किन पे, नेल पे या फिर स्कैल्प के ऊपर, तो वहां पे होगा हमारे डिजीज, ठीक है। द लेजिन आर अकम्पनीड बाय द इंटेंस इचिंग, वहां पे क्या होगा, बहुत इचिंग होगी, बहुत खुजली होगी, वहां पे रेडनेस होगा, हल्का हल्का पानी भी निकल सकता है, फ्लूइड निकल सकता है हल्का सा। Heat and moisture help this fungi to grow in the skin fold like groin or between toes। हीट और मॉइस्चर क्या करेंगे, इस फंजाई को और ग्रो करने में मदद करेंगे। कहाँ कहाँ पर, ग्रो टू द स्किन फोल्ड, जहाँ स्किन बार बार फोल्ड होती है, ग्रोन में हो गया, बिटवीन द टोज, टोज के बीच में हो गया, हमारे ग्रोन्स में हो गया, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट और मॉइस्चर होगा, उसके कारण क्या करेगी, फंजाई और ग्रो करेगी और हमें इचिंग बहुत ज्यादा वहां पे होगी। क्लियर? इन्फेक्टेड बाय द, किससे इन्फेक्शन होता है ये वो देखते हैं हम। रिंग वॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल or by the using towel, cloth or even the comb of the infected individual। ये सारी चीजों के कारण क्या होती है, हमें रिंग वॉर्म की डिजीज वहां पे हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स के अंदर देखे जाते हैं और इसके कारण हमें डिजीज होती है। कैसे, मतलब कि जनरली अगर किसी को रिंग वॉर्म की डिजीज है तो उसके क्लॉथ यहाँ तक कि टॉवल या फिर हमारे कॉम के कारण भी क्या हो सकती है, उसके पर्सन की बीमारी हमारे अंदर आ सकती है। उसी कॉम से वो भी कंघी कर रहा है, आप भी उसे कंघी कर रहे हो, तो वहां से क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी आपके बालों के अंदर, तो आपको भी ड्राई स्कैल्प भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लेजिन की यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे होता है हमारा पूरा का पूरा पैथोजन जितने भी हमने पढ़े हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलिमेंथस एंड फंजाई, पांचों के पांचों कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तब पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ मूव करते चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। Today's quiz first question is housefly are mechanical carrier for which disease? First is malaria, second is common cold, third is amoebiasis, fourth is ascariasis। Second question of the session, our health is affected by, किससे हमारी health affect हो सकती है, infection, lifestyle, genetic disorder, all of this। Third question, Haemophilus influenza bacteria are responsible for which disease? Typhoid, pneumonia, filariasis or malaria। Fourth question, sporozoid is infective stage for, first is man, second is mosquito, third is both of this and fourth is none of this। Fifth question of the session, which of the following is not a symptom of amoebiasis? कौन सा इसमें symptoms नहीं है हमारे amoebiasis का? First is stool with excess mucus and blood clots, second intestinal blockage, third is abdominal pain and cramps, fourth is constipation। Sixth question, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर इन, कहां पर होता है मोटाइल जाइगोट? फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूमन आरबीसी, सेकंड इज ह्यूमन लीवर, थर्ड इज गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, फोर्थ इज सेलिवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विडाल टेस्ट इज ऑकर्ड आउट टू टेस्ट, किसके लिए हमारा विडाल टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट इज एचआईवी और एड्स, सेकंड इज टाइफाइड फीवर, थर्ड इज कॉमन कोल्ड एंड फोर्थ इज डायबिटिस मेलाइटिस। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी देके जाएंगे। इस सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अगले लेक्चर के लास्ट में रिवील कर दूंगा।
अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं भी कुछ भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।